हेलो एवरीवन, आज हम सभी लोग वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ेंगे। तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य कुंतक। याद रखिएगा। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। वक्र का क्या अर्थ होता है? टेढ़ा। और जो कुंतक थे, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक थे, उनकी रचना का नाम था वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है। आचार्य कुंतक थे, वह 10वीं और 11वीं शताब्दी के आचार्य थे। तो समय अवश्य रूप से याद रखें, उनका समय था 10वीं और 11वीं शताब्दी। आनंदवर्धन थे आचार्य, जो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक थे। उनके 100 साल बाद कुंतक आए और उन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया। अब नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत दिया था। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत दिया था जो आत्मवादी था। कुंतक ने आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत को फिर से देहवादी प्रतिष्ठित किया। जो आनंदवर्धन थे, उन्होंने ध्वनि पर बात की, और ध्वनि होती है वो काव्य में आत्मवादी होती है ना, तो वो आत्मवादी आचार्य थे। ध्वनि होती है वो काव्य के आंतरिक भाग में होती है, तभी तो आनंदवर्धन आत्मवादी आचार्य कहलाए। और जो अलंकार हुए, शब्दों में वक्रता हुई, ये क्या है? बाह्य रूप है। ये काव्य के बाहरी रूपों में, शब्दों में होती है। जैसे वक्रता भी शब्दों में होती है और अलंकार भी शब्दों में होता है, तो ये देहवादी कह सकते हैं इनको, या बाह्य आचार्य बोल सकते हैं। और जो आनंदवर्धन हुए और भरत मुनि हुए, ये आत्मवादी थे और आंतरिकवादी आत्मवादी आचार्य इनको बोल सकते हैं। तो जो आनंदवर्धन थे, इनके 100 साल बाद आचार्य कुंतक आए, और इनका मानना था कि काव्य में आंतरिकवादी से ज़्यादा महत्वपूर्णता बाह्यवादी शब्दों में होता है, या वाक्य में वक्रता में होता है। तो ठीक है, तो इन्होंने आत्मवादी आचार्य थे आनंदवर्धन, उनके मत को खंडन कर दिया और उन्होंने अपना वक्रोक्ति सिद्धांत चलाया। अब कुंतक की विशेषता देखिए। कुंतक देहवादी आचार्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुंतक देहवादी आचार्य थे, और उन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत के माध्यम से बाह्य सौंदर्य, जो काव्य में बाह्य सौंदर्य होता है, उसको दर्शाने की कोशिश की है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर बाह्य सौंदर्य होगा, काव्य के अंदर बाह्य सौंदर्य होगा, शब्दों में ज़्यादा सौंदर्य होगा, तो वह आंतरिक सौंदर्य से अपने आप जुड़ जाएगा। कुंतक ने भाषिक स्वरूप को महत्वपूर्णता दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे आ जाए कि भाषिक स्वरूप को किसने महत्वपूर्णता दी, तो वो कुंतक थे। और इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति को भी महत्वपूर्ण दिया, ये भी आप नोट कीजिएगा। वक्रोक्ति सिद्धांत आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत के विरोध में आया। अब हम वक्रोक्ति सिद्धांत की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। ठीक है। बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ कादम्बरी में लोगों को वक्रोक्ति निपुण कहा। जो बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी, उसमें लोगों को वक्रोक्ति निपुण कहा। बाणभट्ट की एक अन्य रचना और थी। तो बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित्र में, इस बार दूसरा है हर्षचरित्र, है ना, उसमें वक्रोक्ति के पर्याय के रूप में वेद गद्य शब्द का प्रयुक्त किया। याद रखिएगा। बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित्र में वक्रोक्ति के पर्याय के लिए वेद गद्य शब्द प्रयुक्त किया। वक्रोक्ति को शब्द अलंकार रुद्रट ने माना। कौन से आचार्य ने माना? रुद्रट ने माना। और वक्रोक्ति को अर्थ अलंकार आचार्य दंडी ने माना। याद रखिएगा, वक्रोक्ति को शब्द अलंकार रुद्रट ने माना और वक्रोक्ति को अर्थालंकार दंडी ने माना। भामय थे आचार्य भामय, वो अलंकार संप्रदाय के आचार्य थे। वो कौन से संप्रदाय के आचार्य थे? अलंकार के, वक्रोक्ति के नहीं थे, ध्यान रखिएगा। फिर भी उन्होंने वक्रोक्ति के बारे में बात की, है ना। तो भामय अलंकार संप्रदाय के आचार्य थे। उन्होंने अलंकार संप्रदाय दिया, लेकिन इन्होंने अलंकार के संदर्भ में वक्रोक्ति पर विचार किया। दिया तो अलंकार संप्रदाय, लेकिन अलंकार के संदर्भ में वक्रोक्ति पर विचार जरूर किया। किसने? भामह ने। भामह का मानना था कि काव्य में चमत्कार के लिए अलंकार जरूरी है, क्योंकि काव्य के लिए अलंकार है, वह काव्य में चमत्कार करता है ना। ये भामह ने मानी है ये बात, क्योंकि वो अलंकारवादी आचार्य थे, तो वह अलंकार को ही इम्पोर्टेंस देंगे। तो उनका मानना था कि है ना, काव्य में चमत्कार के लिए अलंकार आवश्यक है, और अलंकार को और ज़्यादा अलंकृत करने के लिए वक्रता आवश्यक है। कि भाई काव्य है कोई, उसमें चमत्कार के लिए तो अलंकार आवश्यक है ना, अलंकार होना चाहिए काव्य में। और उस अलंकार को और ज़्यादा इस बार अलंकार को अलंकृत करने के लिए वक्रता आवश्यक है। ये बात भामह ने बोली है। ठीक है।
आगे भामे ने बोला है कि अतिशयोक्ति को अलंकार का मूल मानते थे। कौन मानते थे? भामे। किसको? अतिशयोक्ति को। और अतिशयोक्ति भी वक्रोक्ति स्वरूप होनी चाहिए, कि भाई अतिशयोक्ति अलंकार का मूल है, ये माना बात, लेकिन जो अतिशयोक्ति है ना, उसमें वो भी वक्रोक्ति स्वरूप होनी चाहिए। ऐसी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें भी वक्रोक्ति होनी चाहिए अतिशयोक्ति में, तभी वह अलंकार के लिए मूल है। तो ये सब बात भामे ने बोली है। आचार्य दंडी ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना था। ऊपर हमने बात की थी और कहा कि वक्रोक्ति के मूल में श्लेष अलंकार की सत्ता विद्यमान होती है। क्यों? क्योंकि श्लेष अलंकार है वो अर्थालंकार का ही तो एक भाग है। तो इनका मानना था कि वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना और उसमें कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार की सत्ता विद्यमान होती है। ये बात बोली है आचार्य दंडी ने। वक्रोक्ति के प्रवर्तक कुंतक वक्रोक्ति की प्रेरणा भामह से ग्रहण की। अब ये भी आ जाए कि वक्रोक्ति के प्रवर्तक जो कुंतक थे, इन्होंने जो वक्रोक्ति सिद्धांत दिया, इसकी प्रेरणा कौन से आचार्य से ली? भामह से ली, दंडी से ली, किससे ली? तो ये आप इम्पोर्टेंट बात है कि भामह से वक्रोक्ति सिद्धांत की प्रेरणा ग्रहण की। किसने? कुंतक ने। अब हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति सिद्धांत की अवधारणा। कुंतक थे आचार्य, उन्होंने आचार्य कुंतक ने शब्द में अर्थ को अलंकारीय माना। कुंतक थे, उन्होंने शब्द में जो समाहित अर्थ है उसको तो अलंकारीय माना, और वक्रोक्ति सिद्धांत था उसको एकमात्र अलंकार माना। कुंतक का कथन क्या था? ये इम्पोर्टेंट है। कुंतक का कथन था वक्रोक्तिरेव वेद गद्य भंगी भणिंति रुच्यते। ये कुंतक का कथन था। कुंतक वक्रोक्ति में औचित्य का सद्भाव रहता है। कुंतक का मानना है कि वक्रोक्ति में औचित्य का सद्भाव रहता है। कुंतक का ये कहना था कि किसी वस्तु में अपने आप सौंदर्य नहीं होता, उसके मूल में जो प्रतिभा और कल्पना का सक्रिय रहना जरूरी है। ये बात कुंतक ने कही है कि किसी चीज में सौंदर्य अपने आप नहीं आता, उसके मूल में प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा होगी तो वो कल्पना अपने आप होगी। तो प्रतिभा और कल्पना का सक्रिय रहना जरूरी है। यह इम्पोर्टेंट है, ना कि कुछ और। मतलब किसी भी वस्तु में सौंदर्य अपने आप नहीं आता, प्रतिभा और कल्पना के माध्यम से आता है। कुंतक प्रकृति का संबंध शास्त्र से नहीं, लोक है। इधर लोग नहीं है, लोक है ना, लोक है ना, ठीक है। तो कुंतक प्रकृति का संबंध शास्त्र से नहीं, लोक से मानते हैं। वक्रोक्ति में कवि की कल्पना होने के कारण उसमें प्रतिभाजन्य चमत्कार होता है। वक्रोक्ति सिद्धांत है उसमें कवि की कल्पना होती है, क्योंकि काव्य कवि कल्पना के माध्यम से ही तो लिखा जाता है। हमने बात की प्रतिभा और कल्पना का सक्रिय रहना जरूरी है। तो वक्रोक्ति में कवि की कल्पना होने के कारण उसमें प्रतिभाजन्य चमत्कार होता है। वक्रोक्ति अलंकार नहीं अपितु अलंकृत है, मतलब अलंकारों का ही अलंकार है वक्रोक्ति। केवल अलंकार नहीं है बल्कि अलंकृत है। अलंकार को भी अलंकृत कर देती है क्या? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति में इतना पावर होता है कि वह सहृदय को आह्लादित करने की शक्ति होती है। वक्रोक्ति इतनी पावरफुल होती है कि जो सहृदय यानी इंसान है, व्यक्ति है, उसको अपने चमत्कार से आह्लादित कर देती है। वक्रोक्ति का अर्थ ही यही है ना, कि शब्दों को सीधे सीधे ना कह के ऐसे घुमा फिरा के कहना कि वह चमत्कार उस काव्य में अपने आप उत्पन्न हो जाए और वह लोगों के सीधे दिल को छू जाए। तो यह है वक्रोक्ति सिद्धांत की अवधारणा। पहला है वर्ण विन्यास। आप हिंदी के वर्ण से याद रखना। वर्ण के बाद आते हैं पद। याद रखना, शब्द नहीं आएंगे, शब्द को भूल ही जाना। वक्रोक्ति सिद्धांत के भागों में आएगा। पहला वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा पद पूर्वार्ध, फिर आएगा पद परार्ध, ठीक है। चौथा आएगा वाक्य, पांचवा प्रकरण वक्रता और छठा प्रबंध वक्रता। इनके भी अलग अलग भेद है। मतलब पद पूर्वार्ध के भी 8 भेद है, पद परार्ध के भी 6 भेद है, वाक्य वक्रता के भी 2 भेद है। तो इनमें भी इनके अंदर अलग अलग भेद है, लेकिन ये बाद में जानेंगे। हम अभी शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि वर्ण विन्यास में शब्दों के वक्रता में वर्णों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे अनुप्रास अलंकार में एक जैसे वर्ण हो तब वह अलंकार अनुप्रास अलंकार और ज़्यादा सुंदर लगता है ना। तो इसमें वर्णों पर ध्यान दिया गया है। पद पूर्वार्ध में पदों पर ध्यान दिया गया है।
और इनके भी कुछ भाग है। वाक्य के बारे में, पूरे वाक्य के बारे में बात किया है। प्रकरण में किसी भी जो काव्य रचना है उसके एक प्रकरण पर बात की गई है, और प्रबंध में संपूर्ण प्रबंध पर बात की। और इनमें से सबसे प्रभावशाली है प्रबंध वक्रता। सबसे अगर किसी अहमियत दी है तो वह है प्रबंध वक्रता। ठीक है। और अब हम इनके आगे के भागों के बारे में दूसरे वीडियो में देखेंगे।